पहला फॉर्मूला है, किसी भी कर्वेचर के सामने आप कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है, वो ये जो डिस्टेंस होगी इसको मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल, यू, ठीक है। दूसरा, जहां पर भी आपकी इमेज बनेगी, मान लीजिए यहाँ पे बने, तो ये आपकी इमेज डिस्टेंस होगी, और इसका हमेशा ही एक फोकस होता है, उसको बच्चे हम बोलते हैं, उस लेंथ को फोकल लेंथ, ठीक है। उस फोकल लेंथ को हम डिनोट किससे करते हैं, एफ। तो तीन क्वांटिटीज आपकी आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ, और ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं बाय द मिरर फॉर्मूला, ठीक है, बाय द मिरर फॉर्मूला। और मैंने आपको ये बताया था, ये फॉर्मूला है आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। ये फॉर्मूला है। इसके बाद एक फॉर्मूला और है आपका जो आपके काम का है, दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल, ठीक है। इन दोनों ही फॉर्मूले को यूज करके आप मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन है उनको डील कर सकते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही के फीचर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से एक्सप्लेन हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हमारा होता है, इसको बच्चे हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है, इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। अब इससे आपको क्या पता चलेगा, जब भी आप रेशियो निकालेंगे, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट साइज क्या था, 5 सेंटीमीटर का था, लेकिन इमेज आपकी कितनी निकल के आई, 10 सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब है इमेज जो है वो कितनी बड़ी है, इससे 2 टाइम्स बड़ी है ऑब्जेक्ट से। तो अगर आप इमेज और इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 10/5 आएगा, तो ये कितना आएगा, 2, दैट इज ग्रेटर देन 1। अगर कभी भी आपका रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा तो इसका मतलब है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन हुआ है, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा है, इसका मतलब ये है। और जब भी आपका रेशियो लेस देन 1 आएगा, ठीक है, अगर लेस देन 1 आ गया तो वो क्या होगा बच्चे आपका, उसका मतलब है कि आपका मैग्निफिकेशन नहीं है वहां, कि आपका जो भी रेशियो मिला दैट इज लेस देन 1, उसका मतलब इमेज साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द जो कॉन्वेक्स मिरर के केसेस होंगे वहां पर क्या होगा, आपको मैग्निफिकेशन नहीं मिलता है, देयर इज नो मैग्निफिकेशन प्रेजेंट in convex mirror. Okay, it will not provide you any magnification, but a concave mirror always does provide magnification, ठीक है। and here the formula for magnification, m से represent करते हैं linear magnification को, and case of mirrors it is minus v upon u. This is the formula for your linear magnification. Okay, by using this particular linear magnification you can attempt multiple questions, okay. Or in case of any doubt, remember you have to follow all the guidelines provided by the new sign Cartesian convention, okay. Always try to remember that you are not making any kind of mistake in new sign convention, okay. It is very important. Now with this particular topic our whole concept is finished for the reflection of light. Now one simple topic has remained, it is known as spherical aberration, spherical aberration in mirrors. Okay, what is the meaning of this? The meaning is कि बच्चे जब भी आप mirrors को whenever you will try to manufacture them, okay, in large quantities or bigger quantity, what will happen कि suppose मैंने एक मिरर बनाया बहुत बड़ी थोड़े से कर्वेचर का, और जब मैंने इसको रखा प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इन रियलिटी व्हाट हैपेंस कि रियलिटी में जो रेज आपकी बहुत पास होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो बच्चे अपना एक अलग फोकस बना, दे मेक देयर ओन फोकस, ठीक है। और जो रेज आपकी थोड़ी सी दूर होती हैं, फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, दे ट्राई टू मेक देयर ओन फोकस। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ फोकस है, ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे कहां से राइज हो रही है, बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ फोकस। क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी कि यहाँ पे एक ही फोकस होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ फोकस से हमारी इमेज जो बनेगी उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। अब ये जो मिरर्स में रेगुलर फिनोमिनन होता है, इससे किस तरीके से बचा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे डू, आइदर दे विल डू कि दे विल ब्रिंग वन ओपेक स्क्रीन, ओपेक स्क्रीन मतलब कोई एक स्क्रीन लाई और हमने यहाँ पे रख दिया, और जो हमारी पास वाली क्लोज रेंज वाली जो रेज थी उनको मैंने रोक दिया, तो एक ही फोकस जो आउटर वाली रेज है वो क्रिएट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं इनको ब्लॉक कर दूंगा तो
फोकस मेरा इनका मिल जाएगा। वन ऑफ द थिंग आई कैन डू इज दिस। सेकंड, मैं थोड़ा सा इस मिरर को आई विल ट्राई टू मेक इट मोर लाइक अ पैराबोला, ठीक है, जो कि आपके व्हीकल्स में किया जाता है कि अगर कोई भी जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, हेडलाइट में इंस्टेड ऑफ योर मिरर, जो कि एक उसका मिरर होता है, वो एकदम कॉन्केव शेप में नहीं होता है, इट इज मोर लाइक अ पैराबोला, कुछ इस तरीके से शेप होगा, ताकि जो बीम ऑफ लाइट है कन्वर्ज करके एकदम पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे तरीके से फ्लो कर सके, ठीक है। तो ये स्फेरिकल एब्रेशन इन मिरर्स, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ फोकस एंड इट कैन बी ओके corrected by the use of opaque screens, okay, or by the use of parabolic method, ठीक है। तो this particular concept is for PYQs, ठीक है। there are number of questions, okay, which has been asked in 2023 and 2021, and to understand कि अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको फोकस रखना पड़ेगा अपना, अच्छा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम अपना रिवीजन प्रोसेस में रखेंगे बच्चे, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब करेंगे, इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चे, रिफ्रैक्शन पहले तो मेरे को ये समझना है, व्हाट डू वी मीन बाय द फिनोमिनन रिफ्रैक्शन, ये होता कैसे। तो रिमेंबर वन थिंग, कि जब भी लाइट, ओके, वेन एवर द लाइट crosses one medium and enters into a different medium. Suppose here it is air which is present, here the water is present. There is a one barrier between them. Okay, this is the barrier between the air and water, and this barrier is known as interface. This barrier is known as interface. Okay, now what happens? The light will travel from air inside. Okay, you have to understand one thing, कि suppose I put you inside the water, okay, you have the habit of walking in air, but suddenly what happens, कि now you are put inside the water, okay, what effect will happen, okay, what particular effect will happen, the effect will be that your speed will decrease. और स्पीड किस तरीके से डिक्रीज करेगी, कि अगर आप चलना चालू करेंगे तो नाउ यू विल फील मोर रेजिस्टेंस इन वॉकिंग इनसाइड द वाटर। So same kind of thing happens with light as well. When it travels from vacuum, okay, from sun, it travels in vacuum, then it enters our atmosphere and then into different mediums. So whenever the light is changing mediums, what is happening? The resistance is increasing. Okay, when the amount of resistance increase, its velocity, the speed of light decreases, and because of that, what happens? It makes a shift. Okay, it kind of bends a little bit here and there, and that bending of light, and that bending of light, okay, when light changes medium, when light changes medium, ठीक है, क्या रीजन है, चेंज इन मीडियम, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट को, ये बच्चे हमारा प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। नाउ द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन टू पर्टिकुलर वेज, कि अगर आप रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, ओके, इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ओके, रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो कुछ इस तरीके से आपका हो, आप इस तरीके से आए, यहाँ पे आपने नॉर्मल फर्स्ट ड्रॉ किया, ठीक है, ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट कुछ इस तरीके से फॉल करेगी इंटरफेस पे, ठीक है, एंड इट विल मेक एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से। उसके बाद ये लाइट एंटर करेगी वाटर के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स इनसाइड द डेंसर मीडियम, आपका जो एंगल आई है, इट इज ग्रेटर देन द एंगल आर। द मीनिंग इज कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा, इसका मतलब इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको जाना यहाँ पे था, लेकिन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल साइड यहाँ पे, ठीक है। तो पहले केस में व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड द मीनिंग इज कि द लाइट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स
the normal. Okay. Similarly, in the next situation, if light is traveling from denser to rarer medium, what will happen? Now, in this particular case, angle I is going to be less than angle R. Okay. And when the angle I is going to be less than angle R, का मतलब क्या है? एंगल आई आपका छोटा होगा, एंगल आर बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा, ये लाइट आई एंड इट विल बेंड लाइक दिस, दैट मीन्स कि इसको जाना यहां था बट इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मीनिंग इज इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में बच्चे एक ही चीज आपको समझनी है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, उसको जो रेजिस्टेंस फेस करना होता है उसकी वजह से क्या होगा, उसका स्पीड डिक्रीज कर जाता है, और जब भी स्पीड डिक्रीज करेगा, ये थोड़ा सा अपने ओरिजिनल रास्ते से डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, बेंड कर जाती है, और जब भी ये रास्ता चेंज करती है तो क्या होता है, दोनों में चेंज करने का तरीका अलग है। देखिए, जब भी आप डेंसर से रेयर मीडियम में आएंगे, इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, ठीक है, और जब भी ये स्पीड फास्ट हो जाती है तो नॉर्मल से इसका एंगल बड़ा होता है, और जब भी ये रेयर एक फास्ट मीडियम से थोड़े से डिफरेंट मीडियम में आ रही है, जहां पे इसकी स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, तो उस सिनेरियो में इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलर केसेस हैं हमारे रिफ्रैक्शन के, एंड अकॉर्डिंगली यहां से फिनोमिनन आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, एनी डाउट टिल हियर? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चे, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी कि जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगी, whenever the light is going to change the medium, okay, there will be some constant which it will face. Now, what is the constant? The constant is that when the light is going to change medium, it is going to have two different things here, okay. Its velocity in the first medium is going to be different, and in the second medium it is going to be different. Now, the ratio of both these speeds, it is always going to be a constant, okay. And this particular concept in refraction of light is known as refractive index, refractive index। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बहुत सारी किताबों में अलग तरीके से म्यू से डिनोट कर देते हैं, कहीं एन से डिनोट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एन से डिनोट करेंगे बिकॉज इट इज मोर जनरल, ठीक है। तो हियर दिस पर्टिकुलर रेशियो इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो टर्म्स है, वन इज एब्सोल्यूट, ठीक है। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है बच्चे? एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि जब भी आप एक पर्टिकुलर मीडियम से जाएंगे और उस पर्टिकुलर मीडियम में आप आगे बढ़े और दूसरे मीडियम में आप एंटर कर गए, ठीक है, तो इसका रेशियो हमेशा जब भी आप एब्सोल्यूट का निकालेंगे, तो दिस पर्टिकुलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। तो योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाई एन, ओके, एंड इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। दिस इज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Now, the second thing is relative refractive index. The second concept is known as relative refractive index. ठीक है, and this relative refractive index, ठीक है, it is denoted by, okay, two particular. Suppose first you have to understand the definition, and what is the definition here? Suppose there is medium one present here, okay, this is your medium one, and this is your medium two, okay. Then in that particular case, the ratio of second medium, okay, to the first medium, this is denoted as 1 and 2, and this is your relative refractive index. It is the ratio of second medium with respect to the first medium, okay. So here 1 and 2 is your relative refractive index, okay, and it is denoted like this. Now you can also denote it in terms of absolute refractive index. Then here it will be denoted as C upon V2, C upon V1. Okay, we can cancel out the C part, speed of light, and then this particular concept can also become like V1 upon V2 directly. Okay, the speed of light is here different, speed of light is here different.
Okay, because two other mediums are present. Vacuum, in only vacuum the speed of light is c. Okay, in all the other cases it is going to be changed. Okay, now what you have to remember here is the particular medium which have a higher value of refractive index. Okay, if there is a medium which has higher refractive index, that particular medium is going to be known as optically denser medium. Okay, one second, let me erase it. आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पे जो भी मीडियम मेरा होगा, जिसकी भी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसको मैं क्या बोलूंगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, और जिसकी भी यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू जो होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वैल्यू जिसकी कम होगी, उसको मैं बोलूंगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एयर लेता हूं, ठीक है, एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है इट इज अराउंड 1.0003। ठीक है, और हाइड्रोजन अगर मैं लेता हूं तो हाइड्रोजन की आती है आपकी 1.00013। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या है, थोड़ा सा अ, देख सकते हैं इनको कंपेयर करके। ठीक है, सिमिलरली जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, और अगर मैं आइस और वाटर की बात करूं तो इनकी वैल्यू अराउंड अराउंड होती है 1.31, और इसकी होती है 1.333। ठीक है, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको बच्चे डायमंड। डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है इट इज अराउंड 2.42। ठीक है, 2.42। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कौन सा सबसे रेयर मीडियम है, कौन सा सबसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, नाउ यू हैव सम आइडिया दैट हाइड्रोजन और एयर माइट बी द रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और डायमंड जो है इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज द टर्म विच इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड नॉट ऑन द ओरिजिनल डेंसिटी। ठीक है, ओरिजिनल डेंसिटी आपका क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। जब भी मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहा हूं, इट इज नॉट अबाउट डेंसिटी इन लिटरल टर्म्स। ओके, whenever I'm talking about optical density, it is all about refractive index in understanding here. ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब क्वेश्चंस कुछ इस पे बेस्ड आते हैं, जैसे डायरेक्टली आपको थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। जैसे अलग अलग मीडियम्स जब हम चेंज करते हैं तो क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, विद दिस क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड। सी, हमें पता है एन इक्वल टू सी अपॉन बी फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि एन की वैल्यू 3/2 प्रेजेंट है। ठीक है, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन हियर, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, और मैं आपसे बोलूं वी को कैलकुलेट करना है, यू कैन इजीली डू दैट। ठीक है, आप एन की वैल्यू 3/2 रख देंगे, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और जब जैसे ही आप ये रखेंगे वी की वैल्यू अराउंड आ जाएगी 2। और ये जो 3/2 है इट इज 1.5, दैट इज इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो वाटर में जैसे ही लाइट प्रेजेंट करेगी वो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाता है, और जैसे ही वो वाटर में प्रेजेंट एंटर करेगा तो इसकी स्पीड कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 1 लाख मीटर पर सेकंड। ठीक है, दैट इज अ ह्यूज, okay, decrease here, and because of this what happens, the light changes its direction। ठीक है, तो this type of questions you can try to do in your PYQ section। okay, now there are some features, there are some properties which are attached to the refractive index। okay, so now we are going to see the properties behind refractive index here। ठीक है, what are the properties? First is that the refractive index for a homogeneous medium, okay, it is a scalar quantity। okay, and it has no unit, no dimension, it is just a number। whenever you are going to take the ratio, suppose you are taking n equals to c upon v, what is going to happen, here also meter per second is there, here also meter per second is there, both will cancel each other out, that is whatever medium is there। and homogeneous medium, if you have any doubt, okay, homogeneous medium is something where two particularly
different substances mix with each other in a complete saturation, okay, so that they are not visible. Suppose you are mixing salt and water, okay, and when they are completely mixed with each other, that particular solution is going to be termed as homogeneous solution, and whenever the light is going to enter into that solution, what will happen? That particular solution is going to act like a medium, okay. So refractive index, it is just a number, there is no unit and dimension attached to it, okay. So it is also a scalar quantity, okay. Second thing, we are representing it here as n, okay. In other places you might see the value mu attached to it, maybe in the exam as well, okay, but there will be a term before it which is refractive index, so you can identify with that particular word, okay. Now third thing, you have to understand your value of c, speed of light, is determined in two terms, one is frequency and one is wavelength, okay. Frequency and wavelength together, the when multiplied, it gives you the value of c, okay. So whenever you are taking the ratio n equals to c upon v, that means you can break it down in terms of mu lambda. So you can break it down like mu lambda here, and whenever the light is traveling from one medium to another, the value of frequency does not change, okay, only the amount of lambda change. And what is lambda? Lambda is known as wavelength, okay. What is a wavelength? Just like a wave here, okay, the difference between the two waves is known as one wavelength, okay. So if I tell you that you are walking 20 meter and you have 1 meter as the distance of your step, that means you have to take 20 steps to cover the distance. That means 1 meter is the wavelength and 20 is the frequency. So similarly, when the light is going to enter into a different medium, what will happen? Step size, the wavelength decreases, okay. There is no particularly influence on the frequency. So here, when the light is going to travel into a different medium, what will happen? Frequency will remain same, but the lambda will change. So lambda will change according to the medium present. So this particular ratio of absolute refractive index can also be denoted in terms of wavelength. Okay. So our formula becomes n equals to lambda upon lambda n. Okay. So this is one of the property of this refractive index, okay. So you can understand it. Now based on the concept of, okay, based on the concept of this particular refractive index, a lot of different concept you are going to see in reflection, okay. But before that, what we are going to do, okay, first we are going to cover the laws of refraction, okay. So the next heading for us is laws of refraction. 1 second, let me erase it. Okay. So the next heading for us, it is going to be laws of refraction. See, what happens? We already know there is one medium present, another medium present, and light is traveling from one medium to another medium. Okay. Now what happens? See, this is the interface. This is the boundary between the two mediums. Okay. Here the air is present, suppose, and the water is present here. Now, and this is our normal. Okay. This is the normal here present. And when the light is going to come and fall on the interface, this is going to make a particular angle. Okay. And this particular angle is your angle of incidence. Okay. This is your angle of incidence. And this particular ray, which is coming from the upper source of light and inside, it is existing inside the air. Okay. This particular ray is known as incident ray. Okay. Incident ray. Now it is going to make an angle, and now it is going to enter inside the different medium, which is water. Now water is a denser medium. Okay. In comparison, air is rarer and water is denser. Now, whenever the light is going to travel from rarer to denser medium, what happens?
your angle of incidence is greater than angle of refraction. That means it is going to bend towards the normal here. Okay, it was supposed to travel in this direction, but it will bend towards the normal. Okay, so this you understand very nicely. Now, this particular ray which has refracted towards the normal, it is known as refracted ray. Okay, now first law of refraction here I will mention, this is that your incident ray and your refracted ray and your normal to the interface, okay, these all particular things they all lie in the same plane. Okay, all these things are lying in the same plane. That means these all are coplanar. Okay, this is our first law. Now the second law dictates us that your ratio of the sine of the angle of incidence, if you take the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of your angle of refraction, it is always going to be constant. Okay, this particular law dictates that if you take the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, the value will always come as constant. And this particular law was given by Dr. Snell, so it is known as Snell's law. Okay, now this particular constant or law, okay, so we have to understand what is this constant he's talking about. He said there is one particular constant, and that constant is your relative refractive index. That whenever you are going to take the ratio of speeds in both the mediums, it will always come out as a constant. Okay, so that particular relative refractive index is the constant Dr. Snell was talking about. So here this constant is going to be relative refractive index. So here sine I upon sine R equals to 1 and 2. Okay, this is your relative refractive index. That means the ratio of second medium's velocity to the first medium's. Okay, this is your relative refractive index. Now, how do you write it? The definition is absolute refractive index ratio of second medium to the first medium. So this particular law is given like this. Okay, this is your Snell's law. You can now understand it. Okay. Now, if you have any doubt related to this particular concept, you can let me know. Okay. Based on this, a lot of questions has been asked. Okay, and I'll give you one particular example here. Write down this particular question. Okay, at what angle must a ray of light incident on the glass? Okay, there is a glass present here. Okay, at what angle must a ray of light incident on the glass so that it is refracted? Okay, so that it is refracted at an angle of 30 degree. Okay, and here the refractive index is given as 1.5. Here the angle of refraction is given as 30 degree. This particular question wants you to find the angle of incidence. Okay, whenever you are going to solve this particular question, you have to use the Snell's law. I'll give you 1 minute, try to solve it. Okay, and you can tell me the answer in terms of sine inverse. Okay, no need to solve it fully. Let me show you how it is done. One second. See, in this particular, what you have to do? Simply use the Snell's law. Okay, and refractive index, it is given as 1.5 here. Okay, your Snell's law is 1 and 2. That means what are the mediums present here? Air and glass. That means your formula should be A and G. Okay, it will be equal to sine I upon sine R. A and G meaning Ng upon Na. Okay, sine I, that means I you have to find sine R, which is sine 30 degree. It is given. Okay, when you put the value of sine 30 degree, it will come out as 1 by 2.
Okay, you take it on this side. Ng upon Na, full value is given as 1.5. That means sin I will be 1.5 into 1 by 2. This will be 0 point something. That means I will be around sin inverse 0.75. Okay, this is an approximate value here. Okay, let's move on to the next. The next topic is known as principle of reversibility of light. Okay, the next topic is known as principle of reversibility of light. Okay, principle of reversibility of light, or simply you can write it as a relation between 1 and 2 and 2 and 1. Okay, now according to this principle, if the path of a ray of light is reversed after suffering a number of reflections and refractions, it retraces its path. And to understand this particular concept, you have to understand ki, okay, let's make an experiment here. Okay, and according to this experiment, what are we going to do? We are going to put air here, which is a rarer medium. Okay, we are going to put water here, okay, which is your denser medium. Okay, I'm going to draw the normal here. This is your normal. Okay, and light is going to fall and interact on this particular point. This is your angle of incidence. Okay, now when the light is going to enter inside the water, it will bend towards the normal. It is going to make angle R. Okay, and when it enters inside the water, I'm going to put a mirror in such a fashion that the light falls directly at the normal. Okay, the light falls on the normal of to the plane mirror. This is your plane mirror. Okay, so when I'm going to put this plane mirror here, what it will do, it will send the light back, and light is going to retrace its own path. That the meaning is the light came from a particular point, and when it will fall on the plane mirror, light will go back to the same point. Okay, it will reach to the same point back. Now to understand it, you have to understand, you see the process of refraction, it is going to happen two times in this particular situation. First, when the light is traveling from rarer to denser medium, okay, the process of refraction will happen first time. We can apply the Snell's law in this particular situation, and this particular Snell's law will be applied like this: 1 and 2, light is traveling from rarer to denser medium, and the formula will be sin I upon sin. Okay, this is our first equation. Second, the light is going to travel from the denser to the rarer medium. Okay, denser to the rarer medium, and in this particular situation, what is going to happen? Your angle R is going to become angle of incidence, and when it is going to travel in the second medium, which is rarer, the light is bending away from the normal. Okay, and angle I will become the angle of refraction. ठीक है, तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, जब आप डेंसर से रेयर मीडियम में जाएंगे, आर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा और आई आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम करेगा. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? साइन आर अपॉन साइन आई. अब यहां पे हमेशा ही सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के साथ रेशियो लिया जाता है. दैट मींस रेशियो किस तरीके से लिया जाएगा? n1 अपॉन n2. n1 अपॉन n2 को मैं किस तरीके से डिनोट करूंगा? 2n1. ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1 and 2 into 2 and 1, ठीक है, इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई. ठीक है, अब यहाँ पे साइन आई से साइन आई आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, और क्या आपके पास बचेगा? 1 and 2 into 2 and 1 इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो जब आपके पास इतना बचेगा तो ये वैल्यू का मतलब क्या है? दैट योर 1 and 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 and 1. तो ये आपका एक रिजल्ट आता है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन 1 and 2, refractive index when the light is traveling from rarer to denser medium, and 2 and 1 when the light is traveling from denser to rarer medium. This is the relationship between the two relative refractive indexes.
ठीक है. Now the question which can be asked in this particular situation is that, suppose the refractive index of water with respect to air is given. Water with respect to air is given. Okay, and the meaning is it is given as 4 by 3. Okay, if I am talking about water with respect to air, that means A will be here and W. A and W is given as 4 by 3. And if I am asking about air with respect to water, I am changing the situation. Air with respect to water, that means I am trying to find out the W and A. Okay, and if you want to find out what is the relation going to be between these two, it is the inverse here. Okay, that means the answer will become 3 by 4. So such type of questions can be asked in exams. Okay, and it is directly based on this simply on this particular topic here. Okay, now this is a very simple topic here. Now the next topic, it is directly based on this particular concept, principle of reversibility of light. Okay, let me show you the next topic. The next topic is refraction through multiple or compound refracting mediums. Refraction through multiple or compound refractive mediums. Okay, so earlier we had only one medium present. Okay, water was only there. In this particular situation, what I'm going to do, I'm going to introduce two different. One second. Okay, this is like this, and there is a boundary. Again, this is the boundary between these two. Okay, so air is present here. Okay, then your water is present here. Okay, and then comes your glass, and then again comes your air. Okay, so this is the system here. Now what will happen? Light first is going to travel from air to water. Okay, so we have to draw our normal here. This is our first normal. Light is going to travel like this. Okay, when the light is going to travel, what will happen? From rarer to denser medium. In comparison to air, water is denser, so the angle of incidence is going to be greater, and light will bend towards the normal here. Okay, it was supposed to travel like this, but it is going to travel in this way, and when this will fall here, again I have to draw the normal, and this angle is going to be different. Okay, this is your angle incidence. It is going to be shown as angle I. Next, it is going to make an angle of refraction here. It is going to be uh, shown by, suppose, R1. Now these two are parallel lines, so this angle is going to be exactly equal to R1. Okay, alternate opposite angles. So this is your geometrical principle. Okay, so this is also or R1. Now in comparison to water, glass is a little bit denser. That means what will happen? It will again bend towards the normal. Okay, it will bend like this. Okay, and again it is going to make one angle. Suppose R2 is the angle here. Again, this particular angle is going to be similar with this particular angle. This is also R2. And when it is going to exit out of the glass, okay, now it is traveling from denser to rarer medium. The meaning is now it will move away from the normal. The meaning is it will bend like this. Okay, now this is going to make an another angle which is known as angle of incidence. So the meaning is, see, when the light is going to enter in a particular set of mediums, it is going to enter with a
particular angle. The concept here is that when it is going to exit out, it is going to make the same angle, and we are going to prove it uh, through a theorem or a derivation later on. Okay. For now, you have to understand that when it is going to enter, it is going to make the same angle, and when it is going to exit out, it is going to make the same angle. And because of that, what happens? It was supposed to travel in a direction, and when it exits out, it comes out directly parallel to the original path. It was supposed to travel in this direction. When it came out of the refraction process, now it is parallel to the original path, and this particular distance between these two parallel lines, it is known as lateral shift, which is the next topic. Okay, so what will happen here? The process of refraction is going to happen three times. First, from air to water. When the light is going to travel from air to water, process of refraction is going to happen. Okay, and we are going to denote it as A and W, because the light is traveling from air to water. Okay, just a second. Okay, this is your process for air to water. When the light is going to travel from air to water, it is represented as A and W. And by applying the Snell's law, our equation will become sin I upon sin R1. ठीक है, लाइट आपकी क्या है, एयर से वाटर में ट्रेवल की, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, जैसे वाटर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R1 है इस सिचुएशन में, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, sin I अपॉन sin R1, ये आपकी पहली इक्वेशन। अब दूसरी कि वाटर से जैसे ही ग्लास में जाएगा तो अगेन वाटर रेयर मीडियम हो जाएगा ग्लास के कंपैरिजन में, तो यहां पर भी सेम तरीके से आगे बढ़ेगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है, वाटर से ग्लास। ठीक है, तो आप वाटर से ग्लास में जाएंगे, आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, WNG। अब यहाँ पे R1 जो है वो आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, और R2 आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम करेगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन R1 अपॉन साइन R2। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली तीसरी बार फिर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, और ये कब होगा, जब आपकी लाइट ग्लास से फिर से एयर में ट्रेवल करेगी वापस। इसका मतलब लाइट अब एग्जिट करेगी ग्लास से वापस, तो तीसरी बार फिर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। सेम लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब लाइट कहां से कहां जाएगी, ग्लास से एयर की तरफ। अब ये आपको किस तरीके से डिनोट करेंगे, आप इसको डिनोट करेंगे GNA। ठीक है, अब यहाँ पे R2 जो है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये हो जाएगा साइन R2। और I जैसे ये एग्जिट आउट करेगा तो सेम एंगल बनाता है जिससे ये एंटर कर रहा था इनिशियल पॉइंट पे, तो I आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम करेगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अगर आपने इन तीनों को ही मल्टीप्लाई किया तो आपकी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, A एंड W इंटू डब्ल्यू एंड जी इंटू GNA इक्वल टू क्या निकल के आएगा, साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I। अब आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन आई से कैंसिल होगा, R1 से कैंसिल आउट होगा, R2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे ही ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरा यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आएगा, कि आपका ये रिजल्ट है A एंड W इंटू WNG इंटू GNA इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीनों ही रिफ्रैक्शन किसके बराबर आ जाएंगी, 1 के बराबर आ जाएंगे। तो अगर इनमें से कोई भी मैं दूसरी साइड में भेज देता हूं, ठीक है, अगर इनमें से मैंने कोई सा भी दूसरी साइड में अगर मैंने भेज दिया, तो वो कहां पे बैठेगा, जाके कहां पहुंचेगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लिए A एंड WNG एक तरफ रहने देता हूं, और GNA को मैंने इस साइड भेज दिया। ठीक है, A एंड W इंटू WNG और GNA को मैंने इस साइड भेज दिया, तो किस तरीके से लिखा जाएगा, GNA। अब आपको पहले वाले प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैंने आपको क्या बताया था, कि 1 एंड 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड 1। तो उस तरीके से अगर मैं देखूं तो 1 अपॉन GNA की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A एंड G के बराबर। तो आपका ये जो रिजल्ट होगा वो किसके बराबर निकल के आएगा, ये रिजल्ट आपका निकल के आएगा A एंड W इंटू WNG विल बी इक्वल टू A एंड G। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, A एंड W इंटू WNG इक्वल टू A एंड G। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अगर इसको आपको और डिफरेंट तरीके से लिखना है तो एक तरीके से इससे भी लिख सकते हैं। देखिए, आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से नोट कर लो,
कि यहाँ पे आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके लिख देंगे डब्ल्यू एन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। तो आप सिंपली अगर देखें तो डब्ल्यू एल जी का मतलब क्या है, इट लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तो वाटर टू ग्लास जाएगा तो क्या होगा, दो रेस्पेक्टिव चीजों का निकल के आएगा, एक तो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और दूसरा किसका होगा, वाटर का, दोनों का रिलेटिव ले लिया है मैंने। तो इनको जब आप सॉल्व भी करेंगे तो ये क्या होगा, एन जी अपॉन एन ए हो जाएगा और नीचे वाला क्या होगा, एन डब्ल्यू अपॉन एन ए हो जाएगा। तो एन ए से एन ए कैंसिल करेंगे तो भी अपॉन, तो क्या निकल के आएगा, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू। और यहाँ पे क्यों एन ए है, वो एक तरीके से सेम कंसीडर होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट कैन बी डिपिक्टेड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, so I'll give you one set of an example here. Okay, I'll give you one question. Suppose the refractive index of glass with respect to air is given as 3 by 2. Okay, and refractive index of water with respect to air, it is given as 4 by 3. And the question wants you to find out the refractive index of glass with respect to water. Okay, this is your question. It is given, and they want you to find out glass with respect to water. Can you identify and solve this particular question? You have 1 minute. Try and solve. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है बच्चे। सेम कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई होगा, यहाँ पे जैसे अभी हमने सॉल्व किया था डब्ल्यू एल जी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसने पूछा क्या है, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर को किस तरीके से आप लिखते हो, डब्ल्यू एन जी। ठीक है, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, दैट मीन्स ग्लास एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, ये है। ठीक है, इस तरीके से आप डिनोट करोगे। तो एन जी अपॉन एन डब्ल्यू क्या है, सेम फॉर्मूला जो आपने थोड़ी देर पहले निकाला था। ठीक है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, डब्ल्यू एन जी को ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। ठीक है, तो ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर क्या गिवन है, 3/2। वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है, 4/3। तो डब्ल्यू एन जी लगाऊंगा, दोनों को वैल्यू पुट कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 3/2 अपॉन 4/3। आंसर आपका आ जाएगा 9/8। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट ट्राई एंड डू मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है, right now we are focusing on the concept here, and in the next classes we are going to do serious pyqs, okay, of last years. Now the next topic. Okay, let's move on to the next topic. Okay, next topic is known as lateral shift. Lateral shift. Okay, what is the meaning of lateral shift? I have previously explained a little bit. Okay, the explanation is that the light when it is going to enter, okay, suppose this is a glass medium, okay, this is a glass slab here, okay, this is the glass slab of thickness t, this is the thickness of this glass slab t. Okay, I'm going to draw one particular normal here. Okay, and when the light is going to enter, it is going to make angle of incidence here. Okay, it is going from rarer to denser medium, it will bend towards the normal like this. Okay, again I have to draw one particular normal here, and when it is going to emit out, exit out of this particular glass slab, it is going to move from denser to rarer medium, that means it is going to bend away from the normal like this. Okay, so the light was supposed to travel in this particular direction. Okay, but when it came out exactly parallel, okay, to the original direction. Now this particular distance,
this particular distance, the parallel distance between the two, okay, lines, this is known as lateral shift, okay, and your lateral shift is represented by d. Okay, now this is your angle of incidence. I'm going to represent this particular value as r1 here, and this value the another angle, because this is your opposite angle, I on the both the sides, equal opposite angles. Okay, this value it is going to be remaining amount, this will be termed as I minus r1. Okay, similarly these are alternate angles, this is also your r1. Okay, this value here it is known as d. I'm going to write it down as d here. Okay, now you can understand key in this particular situation your angle of incidence is I, r1 is your angle of refraction when the light is entering from rarer to denser medium. Okay, similarly in the next process of refraction, because process of refraction is happening two times, one for air to glass, second for when it is traveling from water to glass, sorry, glass to air again. So these two process of refraction is happening. Now in the first case, if you apply your equation or Snell's law, we can directly apply here. Okay, so in the first refraction process, what will happen? Light is traveling from air to glass. That means A and G. Okay, so we can simply apply the formula. It will be sine I upon sine R1. Okay, in this particular case. Next, in the second scenario, in the second refraction, the formula will be light is going to travel from glass to air again. So we are going to represent it as GNA equals to, and the formula will be sine R1, okay, and upon में sine I dash. Suppose in this case we are not considering these two angles as same. Okay, I'm going to mention it as like I dash. Okay, so write it down as I dash, sine I dash. Okay, now if I take both these equations, this is my first equation and this is my second equation. Okay, these are giving me two different equations. Now I also know that I can write it GNA as 1 upon ANG. Okay, because there is formula 1 and 2 equals to 2 and 1 लेकिन upon में. Okay, there is this particular relationship which is given exactly by the principle of reversibility. According to it, I can write it as ANG equals to 1 upon GNA. That means if I take GNA here, it will become 1 upon ANG. So if I use this particular equation, okay, if I put these particular values of equation first and two in this particular equation, I'll get one particular value. ANG में जब पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन R1. ठीक है, सेकंड 1 अपॉन GNA में करूंगा तो साइन R1 नीचे आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे साइन R1 नीचे रह जाएगा और साइन आई डैश ऊपर पहुंच जाएगा, कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो साइन R1 से साइन R2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन आई इक्वल टू साइन आई डैश. द ओनली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस टू हैपन इज दिस कि आपका एंगल आई इज एग्जैक्टली इक्वल है आई डैश के. तो मतलब इस इक्वेशन से ये प्रूव हो जाता है कि जब भी लाइट एग्जिट आउट करेगी तो लाइट सेम एंगल से बाहर निकल के आएगी. दैट मीन्स बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, तो लाइट जब बाहर निकल के आई तो वो पैरेलल है ओरिजिनल पाथ के, जहां से लाइट ओरिजिनली ट्रेवल करने वाली थी अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं है. लेकिन जैसे ही लाइट बाहर निकल के आई, ठीक है, मीडियम के थ्रू, तो वो ओरिजिनल जो पाथ था उसके एग्जैक्टली पैरेलल बाहर निकल गए. और उन दोनों के बीच में जो एक वर्टिकल डिस्टेंस है, जो उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एकदम 90 डिग्री पे नॉर्मल पे जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपकी नोन कहलाई जाती है लेटरल शिफ्ट. ठीक है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग लेटरल शिफ्ट बोलते हैं. और अगर आप सपोज करो इसको आप समझना चाहते हो, सपोज करो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को O बोल देता हूं, इस पॉइंट को B बोल देता हूं और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को L बोल देता हूं. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं अगर इसको D के लिए सॉल्व करना चाहूं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे ट्राइंगल BOL की बात करोगे, ट्राइंगल BOL. ठीक है, और अगर आपसे मैं बोलूं कि साइन आई माइनस R1 मेरे को यहाँ पे निकालना है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, आप यूज करोगे लाल बट्टे का पाकिस्तान भूखा प्यासा वाले सिचुएशन.
तो साइन के लिए बात करोगे तो क्या निकल के आएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहां पे क्या होगा आपका डी, दिस पर्टिकुलर डी इज द परपेंडिकुलर, ओके, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइपोटेन्यूज दिस इज गोइंग टू बी ओबी। तो इन दिस पर्टिकुलर triangle this is going to be sin I minus r1, it is going to be equal to, okay, bl upon ob. bl is your od, sorry d, and ob is your the exact distance, ठीक है। तो ओबी डिस्टेंस क्या है आपकी, ये ओबी डिस्टेंस है, तो ओबी को मैं ओबी छोड़ देता हूं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो डी को अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे तो डी की वैल्यू किस तरीके से निकल के आएगी, इट विल बी टर्म डैश ओबी साइन आई ब्रैकेट में आई माइनस आर वन, ठीक है। अब मेरे को यहां पे इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है, ओबी की वैल्यू। तो ओबी की वैल्यू मैं किसके टर्म्स में निकाल सकता हूं, आप इस नॉर्मल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ये वाला जो पहला नॉर्मल है आप इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करके ऐसे ये पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो मान लो ये पॉइंट आपका है एन डैश, ठीक है, एन बोल दो, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ये आपका एन वन है, ये एन टू, दो नॉर्मल है, तो ये एन मान लेता हूं मैं यहाँ पे, या एन वन डैश मान लो, ठीक है। इस ट्राइंगल में जैसे आप जाएंगे इस ट्राइंगल की बात करेंगे और आपको ओबी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में एक एंगल है दैट इज योर आर वन, तो आप आर वन निकाल सकते हो, लेकिन ओबी को किसके टर्म्स में निकालना होगा आपको, ठीक है। यू हैव टू फाइंड इट आउट, ये डिस्टेंस मेरे लिए मैटर नहीं करेगी, लेकिन ये डिस्टेंस मेरे को पता है, इट इज टर्म्ड एज डी, टी, थिकनेस दे रखी है, तो मेरे को टी के टर्म्स में मतलब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज द रिलेशन देयर, ठीक है, कौन सा ऐसा रिलेशन है जो ये जो मेरा ये सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, ये इट इज गोइंग टू बी माय बेस। तो आधार, बेस और हाइपोटेनस में कौन से पर्टिकुलर एंगल में रिलेशनशिप होती, वो होती कॉस। लाल बटे कक्का से जाएंगे तो आधार अपॉन बटे कर्ण, या फिर पाकिस्तान भू का प्यासा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ एन डैश बी, ठीक है, एन डैश एन वन डैश बी में अगर जाऊं और मैं कॉस आर वन निकालता हूं, कॉस आर वन अगर मैं निकालूंगा तो ये किस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है। कॉस आर वन की वैल्यू आप ओ एन डैश, ठीक है, ओ एन डैश आपका बेस हो जाएगा, अपॉन में हाइपोटेनस ओ बी आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहां पे अगर आप निकालोगे इसकी वैल्यू तो ओबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी अपॉन ओबी, ठीक है। तो ओबी की अगर मैं वैल्यू आपसे पूछूं, ओबी को किस तरीके से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो टी अपॉन कॉस आर वन, ठीक है। अब जैसे ही आप टी अपॉन कॉस आर वन की वैल्यू इस पे पुट कर दोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो आपको क्या है, ये इक्वेशन मिलेगी, डी इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर वन अपॉन में कॉस आर वन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है बच्चे, ये है आपका लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है। डी इक्वल टू टू साइन ब्रैकेट में आई माइनस आर वन अपॉन में कॉस आर वन। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कैसी है देखिए मैं समझाता हूं, इसको पहले थोड़ा सा एरेज करते हैं। ये जो फॉर्मूला है बच्चे आपका, ये फॉर्मूला है डी इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर वन अपॉन में कॉस आर वन, ठीक है। ये जो वैल्यू है यहां पे जो डी है ये आपको बता रहा है लेटरल शिफ्ट, दैट मींस कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हुए चला जाऊं तो मेरी जो वैल्यू है डी की ये चेंज होती जाएगी। अभी ये जो वैल्यू डी की ये आ रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये क्या है, डायरेक्टली रिलेट करेगा, आर वन से रिलेट करेगा, इनवर्सनली कॉस आर वन से रिलेट करेगा, आर वन से यहां भी रेशियो है, और डायरेक्टली टी से भी रिलेट करेगा, टी जितना बड़ा होगा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं। अब मेरे को ये देखना है कि मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कौन से पॉइंट पे पॉसिबल है, कि मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट, ठीक है, मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कौन से पॉइंट पे पॉसिबल है। मान लीजिए मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बहुत बड़ा कर दूं, ठीक है। बहुत बड़ा करने का मतलब क्या है कि आई को मैं ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता हूं, 90 डिग्री। आई को अगर मैंने 90 डिग्री कर दिया तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, ठीक है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप आई की वैल्यू को कितना कंसीडर करेंगे, देखिए जैसे ही यहां पे इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आई आपका 90 डिग्री हुआ, ठीक है। अब यहां पे आपके पास रिलेशनशिप में क्या दे रखा है, साइन आई माइनस आर वन, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि दोनों की वैल्यू मेरे को वन करनी है, तो कॉस आर वन
और साइन R1 दोनों की वैल्यू मेजोरिटी में रहे, ठीक है, तो यहां R1 की वैल्यू कॉस की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो क्या हो जाएगा, जीरो। सॉरी, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो हो जाएगा, फिर पूरा टर्म खराब हो गया मेरा। अगर इसकी वैल्यू 1 रखनी है तो कॉस 0 डिग्री पे रखने पड़ेगी, ठीक है। तो अगर R1 की वैल्यू 0 है तो I की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो I अगर 90 डिग्री है तो R1 कितना होगा आपका, 0 डिग्री। एंड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपका cos R1 क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 आ जाएगा। साइन I माइनस R1 90 माइनस 0, ये भी आपका 1 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T के बराबर। When your angle of incidence is 90 डिग्री, R1 will be 0। इसका मतलब ये है कि जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने यहां पे लाइट को डाला, लाइट रिफ्रैक्ट होके नॉर्मल पे ट्रेवल करना चालू कर दी, समझ गए। लाइट ने हमेशा बेंड की कैसे होती है, जैसे आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हो, आप एंगल बढ़ाते जाओगे, ये ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल की तरफ ट्रेवल करता चली जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना एंगल बढ़ जाएगा कि लाइट क्या है, बिल्कुल नॉर्मल पे ट्रेवल करना चालू कर देगी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका जो लेटरल शिफ्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब के बराबर। और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि दिस इज द मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। तो लेटरल शिफ्ट कब मैक्सिमम होगी कि cos R1 की वैल्यू आपकी 1 हो जाए। फॉर दैट टू हैपन एंगल I नीड्स टू बी 90 डिग्री एंड R1 विल बिकम 0 डिग्री, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो यहां पे ये जो फॉर्मूला है D इक्वल टू T साइन I माइनस R1 ब्रैकेट में अपॉन में cos R1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर लेटरल शिफ्ट। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट, दिस इज द कंडीशन हियर, ठीक है। Now we are going to take the next particular concept. The next concept we have is known as formation of image by refraction at plane surface, formation of image by refraction at plane surface, ठीक है। और इस टॉपिक को दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज रियल एंड एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको बता क्या रहा है बच्चे, पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, मान लीजिए मेरे पास ग्लास की एक बकेट है ऐसे कर, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पूरे में पानी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस पानी की बकेट में यहां पे एक सिक्का डाल देता हूं, ठीक है। ये सिक्का पड़ा हुआ है, आप इसको देख रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली इस सिक्के के ऊपर आके यहां से देखना चालू कर दे रहे हो, ऐसे करके आंख लगा के आपने डायरेक्टली देखा। और आपने जब इस पॉइंट पे देखा तो आप जैसे ही आप देख रहे हो, ये तो नॉर्मल की पॉइंट है, ये आपका एयर है, ये आपका वाटर है, और ये मेरा नॉर्मल है। और आप नॉर्मल से ही जब देखोगे तो उस सिचुएशन में कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बना क्या, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पे, 0 डिग्री। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ बना ही नहीं, तो एयर से वाटर में आप जाओगे तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, उसका भी एंगल 0 डिग्री हो। जब भी आप डायरेक्टली नॉर्मल पे अगर एयर से वाटर के अंदर देखोगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। और कॉइन की जो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पे वो होगा, वो आपको वहीं पे दिखाई देगा, बिकॉज आई 0 है, आर भी 0 हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो सिक्का है वो वहीं पे दिखाई देगा। लेकिन अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे, आप यहां से ना देख के सिक्के को यहां से देखना चालू करें, कहां से, यहां से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखें। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखेंगे, व्हाट विल हैपन, सी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा कि जैसे ही आप यहां से देखेंगे, ये मैं एक और नॉर्मल यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, कि लाइट जो होगी वो डेंसर मीडियम से कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगी और बाहर निकलेगी रेरर मीडियम में। और जैसे ही लाइट रेरर, डेंसर टू रेरर जाती है, कैसे बेंड करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, लाइट ट्रेवल की डेंसर से रेरर मीडियम में, और लाइट ने जब बेंड किया तो ये बाहर निकल के आई, और इट मेड एन बिगर एंगल, क्योंकि लाइट बेंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब लाइट आ यहां से रही है, लेकिन आपकी आंखों को क्या लगेगा कि लाइट कुछ इस पॉइंट से आ रही है, यहां पे कहीं सिक्का है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर फिनोमिनन से क्या हुआ,
इल्यूजन क्रिएट हो गया। ठीक है, वो इल्यूजन क्या था कि सिक्का जो है वो यहां पे है, एक्चुअल डेप्थ सिक्के की क्या है, दिस इज द रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन। लेकिन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन प्रोसेस नाउ द कॉइन इज अपियरिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और ये जो उसकी पोजीशन है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, दिस इज योर एपरेंट डेप्थ। यहां पे आपको फील हो रहा है कि यहां पे सिक्का है, बट इट इज एक्चुअली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो कॉमन फिनोमिनन है रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का, ये बच्चे डे टू डे लाइफ में डेली बेसिस पे देखा जा सकता है। ठीक है, वेन एवर द पर्सन हु ओके और द पर्सन हु गोज टू फॉर फिशिंग, जिनको फिशिंग पसंद है, मछली पकड़ना, जब भी वो जाएंगे वो कॉमनली उनको देखने को मिल सकता है कि मछली तैर यहां पे रही होगी, लेकिन उनको कहीं किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे फील होगा। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं, दे नो द ओरिजिनल आइडिया कि वेयर टू हंट द फिश। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये दोनों तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ इन बोथ द केसेस। ठीक है, फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट थ्रू द मैथ्स। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, इस पॉइंट को यहाँ पे ए बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई बोल दे रहा हूं मैं इसको, ये पॉइंट आपका ओ है। ठीक है, यहाँ पे ये आई का पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको इमेज बनती हुई नजर आ रही है, एक्चुअली में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको इमेज बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये आपका दूसरा नॉर्मल है, दिस इज योर एंड डैश। ठीक है, इस पॉइंट को आप सी बोल दो, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां से लाइट आई और ऐसे करके ट्रेवल करी। ठीक है, तो ये आई है, ये पॉइंट, ये एंगल भी आई हो जाएगा आपका। ठीक है, ये दोनों ही एंगल है ऐसे ही। अब आपको ये समझना है कि अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या है, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, वाटर से एयर में। दैट मीन्स मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डब्ल्यू एन ए। ठीक है, जैसे ही आप डब्ल्यू एन ए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाएंगे, आपका इक्वेशन क्या बनेगा, डब्ल्यू एन ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जैसे ही आपने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, आपकी इक्वेशन बन गई डब्ल्यू एन ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। तो एक काम कर सकता हूं, मैं साइन आई को अलग से कैलकुलेट करूंगा और साइन आर को अलग तरीके से कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो यहां पे दो ट्राइंगल है मेरे पास, एक तो ट्राइंगल ये देख लीजिए आप, पहला जो ट्राइंगल है एओसी, अगर मैं एओसी के अंदर ट्राइंगल में जाता हूं, एओसी के अंदर, तो मैं साइन आई कैलकुलेट करूंगा, और साइन आई आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में एओसी के अंदर, ये साइन आई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लाल बट्टे कक्का से, एसी अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ओसी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एसी अपॉन ओसी। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को यहां पे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब आर की जो वैल्यू है बच्चे, ये दो एंगल्स है, ये वाला जो एंगल है ये ऑल्टरनेट, ये पैरेलल लाइंस है, तो मतलब ये एंगल भी सेम होगा, ये आर आर हो गए। तो अगर मैं ट्राइंगल ए आई सी में चला जाऊं, ए आई सी, ये एंगल दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं ए आई सी की, तो यहां पे आप साइन आर कैलकुलेट कर सकते, तो यहां पे आप साइन आर निकालोगे तो किस तरीके से निकल के आएगा, ए आई सी आपने ले लिया, तो अगेन यहां पे लाल बट्टे कक्का लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एसी अपॉन आईसी। ठीक है, आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एसी अपॉन आईसी। अब जैसे ही आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे अपने ओरिजिनल इक्वेशन में, दिस इज माई ओरिजिनल इक्वेशन, ये आपकी दो इक्वेशन जो बनी, आप इनको पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू एन ए, यहां पे आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा एसी अपॉन ओसी और इंटू आईसी अपॉन एसी। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं आपका एसी से एसी, क्या बचेगा सिर्फ आईसी अपॉन ओसी। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या बची, आईसी अपॉन ओसी। अब आईसी क्या है, दिस इज द डिस्टेंस, दिस पर्टिकुलर आईसी डिस्टेंस इज दिस एंड ओसी इज दिस। अब आईसी जो है बच्चे, ये जब भी हम इनको कैलकुलेट करेंगे, अब सी पॉइंट कभी कभी बहुत क्लोज होता है इस पॉइंट के ए के। ठीक है, दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ सी, दीज आर वेरी क्लोज टू समटाइम्स टू पॉइंट ए, तो इतना क्लोज मान लेंगे इसको कि आप आईसी को क्या लिख सकते हैं, यू कैन सिमिलरली राइट इट डाउन एज ए आई, और सिंपली ओसी को आप राइट डाउन कर सकते हो ए के टर्म्स में। तो यहां पे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एन ए, आईसी को आप ए आई लिख दोगे, दैट इज ए आई अपॉन ए ओ। अब आपका ए आई और ए ओ किस तरीके से लिखा हुआ है,
ठीक है। AO जो है आपका बेसिकली जब हमने इसको कैलकुलेट किया, दिस इज योर AO, दिस AO पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है ये आपकी रियल डेप्थ, और AI क्या है आपका, दिस इज योर एपरेंट डेप्थ। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूला अपना कुछ इस तरीके से लिखूंगा, WNO को किस तरीके से लिखा जा सकता है, अगेन WNA कैन बी रिटन डाउन एज 1/ANW। ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो ANW के टर्म्स में अगर मैं इसको लेके आ जाऊं तो ये मेरा फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा AO अपॉन AI, दैट मीन्स इट विल बी एज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ANW इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, एंड दिस इज योर फॉर्मूला इन केस ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है। तो यहाँ पे 1 and 2 इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम। ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जो शिफ्ट देख रहे हैं, व्हाट इज द शिफ्ट बिटवीन द एपरेंट एंड रियल डेप्थ, तो दैट इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल डेप्थ एंड द एपरेंट डेप्थ। ठीक है। आप AO माइनस जो AI की वैल्यू निकालेंगे, दैट पर्टिकुलर डिफरेंस इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट। तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है। तो एक तो मैंने लेटरल शिफ्ट पढ़ लिया, जो नॉर्मल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है बच्चे, इट इज गिवन बाय द वैल्यू x विच इज द डिफरेंस ऑफ AO माइनस AI। ठीक है। रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ इन दिस सिचुएशन। ठीक है। तो AO जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा मैं क्या करूंगा, AO को बाहर निकाल लेता हूं, AO से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AO आपका कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 1 माइनस AI अपॉन AO। ठीक है। और आपको पता है AI अपॉन AO मैंने थोड़ी देर पहले ही किस टर्म्स में उसको डिनोट किया है, ठीक है, WNA के टर्म्स में। ठीक है। और 1/1 and 2 के टर्म्स में लिख सकता हूं, दैट इज 2n1 अगर मैं उसको बोलूंगा। ठीक है। तो वो WNA छोड़ के अगर मैं इसको सेकंड मीडियम उसको फर्स्ट मीडियम बोलूं तो वो WNA है, दैट मीन्स उसको हम दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसको जैसे ही आप n के टर्म्स में लेके आ जाओगे AO बाहर आ जाएगा, और आप सिंपली इसको लिख सकते हो 1/1 and 2, दैट इज बिकॉज इट इज 2n1। ठीक है। AI अपॉन AO क्या है 2n1, इसको मैं 1/1 and 2 के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो सिंपली योर फॉर्मूला फॉर नॉर्मल शिफ्ट बिकम्स x इक्वल टू AO इज योर कंप्लीट थिकनेस ऑफ दिस वाटर बॉडी। ठीक है। तो AO आपका रियल डेप्थ हो जाएगा, AO क्या है T के टर्म्स में मैंने शो कर दिया, और ये आपका 1 - 1/n के टर्म्स में लिख दिया। तो ये आपका नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है। एंड नॉर्मल शिफ्ट इज दस द डिफरेंस बिटवीन द रियल डेप्थ एंड द एपरेंट डेप्थ। ठीक है। तो T यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज गिवन एज द रियल डेप्थ। ठीक है। यहाँ पे N आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड X इज द नॉर्मल शिफ्ट। तो इन एनी सिचुएशन वेयर दीज वेरिएबल्स आर गिवन and they want you to find out one of the variables, you can simply use the equation of normal shift। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे दो पर्टिकुलर केसेस होंगे। ठीक है। वो दो केसेस क्या है देखिए। अब ये दो पर्टिकुलर जो केसेस हैं हमारे पास, ये केसेस हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट है, वेयर एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट को मेरे को देखना है। ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट कहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पहला मैं कंसीडर करता हूं कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ठीक है। अभी भी जब मैंने पानी के अंदर देखा तो ऑब्जेक्ट मेरा कहां था, पानी के अंदर था। तो अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है और हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, इट इज ऑब्जर्व, ठीक है, फ्रॉम रेयरर मीडियम। आप यहां पे बैठे थे, ऑब्जर्व फ्रॉम रेयरर मीडियम। ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आप जो रेशियो निकालोगे रियल डेप्थ का एपरेंट डेप्थ के साथ, ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू किससे पता चलेगी, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल रही थी, 1 and 2 के बराबर फॉर्मूला निकल के आया था। और अगर ये रेशियो रियल डेप्थ का एपरेंट डेप्थ का रेशियो ग्रेटर देन 1 निकल के आता है, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, डेंसर मीडियम है, और आप ऑब्जर्व रेयरर मीडियम से कर रहे हो। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमेशा ही आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, ये जो पर्टिकुलर रेशियो आया है, ये हमेशा ही ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब रियल डेप्थ हमेशा ही आपकी ज्यादा होगी एपरेंट डेप्थ से। ठीक है। एग्जाम्पल,
आप पानी के एक बकेट में कोई भी सिक्का डालोगे, उन सारी सिचुएशंस में जो रियल डेप्थ होगी वो हमेशा ज्यादा होगी एपरेंट डेप्थ से। लेकिन नेचर में कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप जब भी नॉर्मल किसी दिन पे नीचे आप छत पे खड़े हैं और आकाश में हवा में कहीं पे एक एरोप्लेन उड़ता नजर आ रहा है। अब एरोप्लेन जो होगा बच्चे, वो हो सकता है कि 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो, लेकिन क्योंकि वो मेरे को इतना छोटा दिखाई दे रहा है, समहाउ देर इज अ इल्यूजन, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में रखा है और आप उसको डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, आप जब भी ऊपर देख रहे हो तो वो एरोप्लेन क्या होगा 2-3 किलोमीटर पे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं, कम से कम 7-8 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में हो क्या रहा है, वहां पर जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे मैंने रख दिया, रेयर मीडियम में। ठीक है, और जो ऑब्जर्वर है मेरा वो कहां पे चला गया, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम है। किस तरीके से होता है, जैसे देखिए, जब आप थोड़ा सा अर्थ के पास खड़े हैं, तो अर्थ जो होती है, अर्थ के पास जो एटमॉस्फियर है वो सबसे ज्यादा, जहां मैं खड़ा हूं सरफेस पे, वहां सबसे ज्यादा डेंस होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हवा क्या हो जाएगी, रेयर मीडियम की होती जाती है। तो जैसे ही आप टॉप पे लेयर में पहुंचोगे, वहां पे एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे प्लेसमेंट हो गया, रेयर मीडियम में, और मैं ऑब्जर्व कहां से कर रहा हूं, डेंसर मीडियम में। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2n1 लग जाएगा। तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख दूंगा 1/1 and 2, और इसकी वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 निकल के आएगी। और जब भी ये लेस देन 1 निकल के आएगी तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि रियल डेप्थ विल ऑलवेज बी लेस देन द एपरेंट डेप्थ। लेकिन कौन सी सिचुएशन में, जब भी आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर आपका डेंसर मीडियम में है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस पर्टिकुलर मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखना है, जब भी आप किसी ग्लास में कोई सिक्का डालोगे तो वो किसका एग्जाम्पल है, पहले वाले का। और जब भी कोई एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो वो दूसरे वाले का। वहां पे रियल डेप्थ क्या होती है, कम होती है अपेरेंट डेप्थ। हमको ज्यादा लग रहा है कि बहुत ऊंचाई पे, लेकिन कम ऊंचाई पर है वो। पहला चीज, गहराई ज्यादा है लेकिन हमको क्या है, सिक्का कहीं दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन पे दिखाई दे जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, तो इसी की वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो जा रहा है कि एरोप्लेन बहुत ज्यादा हाइट पे आपको दिखाई लग रहा है ऐसा इल्यूजन। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज कर लीजिए, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, सपोज देर इज अ वेसल फिल्ड विथ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, अब यहां पे मैंने एक वेसल में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स भर दिए। ठीक है, यहां पे लिक्विड ए है, यहां पे लिक्विड बी है। दोनों की अलग अलग हाइट भी है। इसकी ये हाइट है D1, इसकी हाइट मान लो D2। ठीक है, तो इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग है, एक की N1 है, ठीक है, दूसरे की N2 है। तो दीज लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड N2। ठीक है, और आधी जो मैंने भरी है वो एक लिक्विड से भर दी, दूसरा जो आधा हिस्सा है वो दूसरे टाइप के लिक्विड से भर दिया। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जो एपरेंट डेप्थ होगी वो किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब भी एपरेंट डेप्थ आपको फाइंड आउट करनी होगी, इसका फॉर्मूला होता है D1/N1 प्लस D2/N2। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर एक इस तरीके का हिस्सा है जिसमें 2 पर्टिकुलर टाइप के लिक्विड भर दिए हैं, दोनों की डेप्थ ये अमाउंट अलग अलग दे रखा है, D1 D2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दे रखी है, और उसमें एपरेंट डेप्थ पूछ रखा है, तो आप इस फॉर्मूले से उसको बताएंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा D ब्रैकेट में N1 प्लस N2। ठीक है, सिचुएशन कौन सी होगी कि अगर मैं मान लू D1 इक्वल टू D2, दोनों ही D के बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर बराबर, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका फॉर्मूला ये बन सकता है। ठीक है, D ब्रैकेट में N1 प्लस N2 अपॉन में N1 N2। ठीक है, इन द रेयरेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट मैंने आपका आज यहां तक करवाया है। आई गिव यू वन क्वेश्चन विच यू कैन ट्राई एंड सॉल्व फ्रॉम द होम। ठीक है, तो राइट डाउन द क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो अब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट दैट अगेन। कोई ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको लगा कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग कम है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं आई,